फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल वाले वीडियो में पढ़ लिया था, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है। इसमें मैं आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताऊंगी, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका यूज क्या है। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो देन आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। सो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बीएससी की न्यू अपडेट्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर की जो डिस्कवरी थी, मतलब जो इसकी खोज थी, इसको 1946 में पर्सेल एंड ब्लॉच ने किया था। तो मतलब जो ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी खोज 1946 में पर्सेल एंड ब्लॉच ने इसकी खोज की थी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर की जो खोज थी वो 1946 में पर्सेल एंड ब्लॉच ने किया था। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं: रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, मैग्नेट विथ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर एंड सैंपल ट्यूब। तो ये जो हमारा है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। और ये जो आपको एसएन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एसएन दिख रही है तो मैग्नेट है। इन दो मैग्नेटों के बीच हम एक सैंपल ट्यूब लेते हैं, जिससे कि जो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो हमें मिल सके। और ये जो आपको डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर दिख रहा है, ये जो क्या करता है, ये जो ग्राफ होता है वो कंप्यूटर में हमको दिखाता है। ये जो ग्राफ होता है वो हमें कंप्यूटर में ही प्राप्त होता है। और ये जो डिटेक्टर है, एम्पलीफायर जो होता है वो इसको इससे कनेक्ट कर, जो ये एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर होता है वो इसको, ये जो कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले दिख रहा है जिसपे हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, वो इसको इससे कनेक्ट करता है। तो देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस कंपाउंड का एनएमआर लेना होता है उसको 9.2 से 0.4 मिलीग्राम सैंपल को कांच के ट्यूब में भरकर रख देते हैं। तो क्या बोल रहा है, इस सैंपल ट्यूब में, मतलब इस सैंपल ट्यूब में हमें जिसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है, मतलब ये जो सैंपल ट्यूब है इसमें हमें जिसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है उसको हम इसमें भर करके रख देते हैं। एक निश्चित मात्रा में हम इसमें भर करके रख देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस ट्यूब को 2 मैग्नेट के पोल्स के बीच के मध्य में रखा जाता है। क्या बोल रहा है, इसको 2 मैग्नेट के बीच, मतलब इसको 2 ये जो मैग्नेट है इनके बीच जो सैंपल ट्यूब आपको दिख रहा है इसके मध्य में रखा जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जब इस सैंपल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज से इरिटेट किया जाता है, उसके बाद उस कंपाउंड के प्रोटॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जब इस सैंपल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज से इरिटेट किया जाता है, तो उसके बाद उस कंपाउंड के प्रोटॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ये सैंपल है उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो ये सैंपल ट्यूब, जो ये सैंपल हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैंने आपको स्पेक्ट्रम में बताया था कि जिस कंपाउंड का हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ये जो फील्ड है, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हमने इसको रख दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, हमने इसे 2 चुंबकों के बीच सैंपल ट्यूब के अंदर रख दिया, ताकि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेस है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, यह मतलब रेस हमें प्राप्त हो सके। तो कंपाउंड में जो ये प्रोटॉन रहते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। उसके बाद जो ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो ये सैंपल है हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, मतलब ये जो चुंबक दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में हम इसके स्पेक्ट्रम को रख देते हैं। मतलब जो इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त, जिस कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो उसका सैंपल हम इस 2 चुंबकों के बीच, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रख देते हैं। जिससे कि यहाँ पर हमें क्या होता है, चुंबकों के बीच जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेस होती है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जो कंपाउंड में जो प्रोटॉन रहते हैं, जैसे कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो प्रोटॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी को अवशोषित करते हैं। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो देन हमारा यही इसमें बताया है कि जब इस सैंपल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक रेज से इरिटेट किया जाता है, मतलब जब हम उस सैंपल को, जिसका हमें ग्राफ, मतलब जिसका हमें स्पेक्ट्रम निकालना है, उसको हम उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब हम उसमें विद्युत इलेक्ट्रिक रेज को हम डालते हैं तो इरिटेट किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, जो कंपाउंड के प्रोटॉन होते हैं, जो उस कंपाउंड के प्रोटॉन रहते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद जो होता है वो आगे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड के इस निश्चित मान पर एनर्जी का एब्जॉर्वेशन प्रोटॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है।
आप इसको देखो, मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको सारा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो आप प्रोटॉन देख रहे हैं ये नीचे की तरफ, मतलब ये निम्न ऊर्जा स्तर में रहेगा। जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में हम ये ऊर्जा, मतलब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कंटिन्यू ये एनर्जी ग्रहण करेगा तो देन ये डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू को ग्रहण करता है। तो क्या होगा, तो ये जो प्रोटॉन है वो लो एनर्जी लेवल से क्या होगा, वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो जैसे ये हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो देन हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जब ये लो एनर्जी लेवल से जब इसको ये जो एनर्जी है वो कंटिन्यूली मिलती रहती है, डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू, तो ये क्या होता है, ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रम का ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो हमें स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है इसे पीक कहते हैं, मतलब इसको एब्जॉर्बिशन पीक उत्पन्न होता है, ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। जब ये प्रोटॉन होता है ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है तो हमें एक एब्जॉर्बिशन पीक, ये सिग्नल प्राप्त होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिशन पीक बोलते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के निश्चित मान पर एनर्जी के एब्जॉर्बिशन से प्रोटॉन लो एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल में जाता है, मतलब जब इसको कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रहता है और इसे कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू, जब इसको एनर्जी कंटिन्यू मिलती रहती है तो ये क्या करता है, ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। और क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल में जाने के बाद स्पेक्ट्रम में एक एब्जॉर्बिशन पीक उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, जब ये हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो हमें इसका एक मतलब ग्राफ प्राप्त होता है और इससे एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एब्जॉर्बिशन पीक बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाई एनर्जी लेवल में जाने के बाद स्पेक्ट्रम में एक एब्जॉर्बिशन पीक उत्पन्न होता है। यही मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि हाई एनर्जी लेवल में जब ये जाता है तो देन हमें स्पेक्ट्रम में एक एब्जॉर्बिशन पीक उत्पन्न हो जाता है। तो हमें मतलब इससे जो ये हमें मतलब जो ये पीक प्राप्त हुआ था, जब हम इसे रिसीवेबल कॉइल में उस करंट को ग्रहण करता है तो डायरेक्टर एंड एम्पलीफायर जो होता है उसको कंप्यूटर स्क्रीन में जो मतलब ये जो डायरेक्टर एंड एम्पलीफायर है इसको एम्पलीफाई करके क्या करता है, ये कंप्यूटर स्क्रीन में इस ग्राफ को दिखा देता है। मतलब ये जो ग्राफ होता है ये कंप्यूटर स्क्रीन में शो होता है, स्क्रीन पर मिल जाता है। तो इस प्रकार ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसका कंपाउंड का स्पेक्ट्रम, मतलब जो ये डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर होता है, ये क्या करता है, जो इसका ये ग्राफ बनता है ये उसको यहाँ पर दिखा देता है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो ये सैंपल है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, जो ये सैंपल हमने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैंने आपको स्पेक्ट्रम में बताया था कि जिस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो जब हमने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो ये रिसीवर कॉइल था उससे क्या होने लगा, उस मतलब जो हल्की हल्की जो किरणें थी, मतलब जो विद्युत चुंबकीय किरणें थी वो इसमें प्रवाहित, मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में जो प्रवाहित होने लगी, जो करंट है वो थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होने लगा। तो जो ये डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर है तो इसने एम्पलीफाई करके उसको क्या किया, जो ग्राफ बना वो उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर दिया। तो इस प्रकार इसका जो सारा वर्क था, जो इसका सारा वर्क प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता है। तो देन हमने इसके बारे में सारा पढ़ लिया। अब हम इसका आपको एक रियल पिक दिखा लेते हैं, जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम बनाया था। अब हम इसकी रियल पिक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यही स्पेक्ट्रोमीटर आपको डायग्राम में समझाया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching my video.